everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel that is PW Commerce Wala Class 12. How are you all? I hope all of you are doing good and your Divya ma'am is back with another topic that is Indigo. तो Indigo मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ आज के लेक्चर में and now you all must be wondering मैम हमें इसके नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं. We want the explanation of the chapter, the summary part and साथ ही साथ हमें NCERT क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी चाहिए. So yes मेरे प्यारे बच्चों ये सब आपको एक जगह पे मिल जाएगा. We have given the link in the description. Just click on it. You will be directed towards a PW app जहाँ से आप easily notes को डाउनलोड कर सकते हो because absolutely it is as you all know it is absolutely free of cost. और अगर आप में से कोई है जो PW के बारे में नहीं जानता है जिसकी परसेंटेज या मात्रा बहुत कम होगी तो मैं आप सभी को बता दूं बेटा PW एक बहुत ही प्यारा सा लर्निंग ऐप है जहाँ पे बहुत सारे लाखों बच्चों ने पिछले कई सालों में पढ़ाई करी है. ठीक है, और इतने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स लाकर दिए हैं और आप जो है यहाँ पर आ चुके हैं, आज आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ. सो वंस अगेन वेलकम टू आवर अमेजिंग बैच एंड टू आवर अमेजिंग चैनल PW कॉमर्स वाला क्लास 12. विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो. आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंडिगो. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन डिटेल और साथ ही साथ इसके बहुत सारे सवाल भी हम सॉल्व करेंगे. तो यस लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज देख रहे होंगे कि गांधी जी से एक व्यक्ति बात कर रहे हैं जो कि एक पीजेंट हैं. ठीक है, और इन पीजेंट का नाम क्या है? इनका नाम है राजकुमार शुक्ला. अब राजकुमार शुक्ला जी जो हैं वो गांधी जी से कहाँ चलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं? What does राजकुमार शुक्ला want? क्यों वो गांधी जी का सपोर्ट या साथ चाहते हैं चंपारण में? तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद वापस लाऊंगी चैप्टर पे और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में. अब बेटा चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, हमारी ही इंडिया का पार्ट है, बिहार का पार्ट है, खूबसूरत बिहार का पार्ट है. सो वहां पर एक समस्या जो है हमारे किसान भाई, हमारे जितने भी इंडियन पीजेंट्स यानी कि जितने भी फार्मर्स थे वो एक समस्या से जूझ रहे थे. और वो समस्या क्या थी? बेटा जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिशर्स ने जिन इंडियन लैंडलॉर्ड्स को ताकत दे रखी थी कि आप इन गरीब किसानों को परेशान कर सकते हो, यू हैव द अथॉरिटी, आप हमें इनसे पैसा निकलवा के दो. तो बेसिकली होता क्या था, ये जैसे जमीन है इसके ऊपर किसान अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं. अब इन्होंने एक ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया कि आप यहाँ पे जो भी चीजें कल्टिवेट कर रहे हो, जो भी चीजें आप कल्टीवेशन कर रहे हो, उगा रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट, लेकिन आपके पूरे लैंड में 15% हिस्से में आप क्या उगाओगे? दैट विल बी इंडिगो. आपको क्या उगाना होगा? इंडिगो उगाना होगा. और वो इंडिगो के दो बहुत भारी नुकसान थे, मैं आपको समझाती हूँ. तो बेटा इसका नुकसान क्या था? आप अपने पूरे लैंड में से 15% पार्ट में जो है इंडिगो उगाओगे और ये इंडिगो जो है हमें सौंप दोगे. सो you have to give this indigo to Britishers. So you have to give this indigo to the Britishers because it was like a rent कि आप जो हमारी ज़मीनें यूज़ कर रहे हो, है बेचारे उन किसानों की, लेकिन क्योंकि हम ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, आप अपने लैंड में से 15% पार्ट में इंडिगो उगाओगे और वो 15% इंडिगो भी हमें सौंप दोगे. दैट विल बी द रेंट फ्रॉम योर साइड कि आप इस ज़मीन पे काम करने के, चीज़ें उगाने का हमको रेंट दे रहे हो. सो दैट वॉज द बिगेस्ट ड्रॉबैक. ठीक है, एंड द सेकेंड बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट यू कैन से वाज इंडिगो बेटा जहां भी उगाया जाता है नेक्स्ट ईयर उतना पार्ट जो है जमीन का वो बैरन लैंड बन जाता है, जिसे हम हिंदी में बंजर जमीन भी कहते हैं. तो अगर कोई किसान पहले साल में 15% पार्ट में इंडिगो उगा चुका है, अब जब वो सेकेंड ईयर उगाएगा तो नेक्स्ट 15% में उगाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर आपने जहां उगाया था ये 15% क्या हो चुका है? बैरन लैंड बन चुका है, बंजर जमीन बन चुकी है. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर वो दूसरे 15% हिस्से में उगाएगा, देन थर्ड हिस्से में उगाएगा, थर्ड ईयर दूसरे पार्ट में उगाएगा. ठीक है, देन फिर 15% हिस्से में उगाएगा. तो बेटा सिमिलरली अगर आप देखो धीरे धीरे करके इन बेचारों की, जो किसानों की, हमारे जो किसान भाई थे, धीरे धीरे इनकी ज़मीन एक तो ख़राब होती जाएगी. पहले साल 15%, फिर टोटल नेक्स्ट ईयर 15 + 15 30, देन 45 एंड देन 60. तो कहीं ना कहीं 60% तो ज़मीन का जो पार्ट है वो 4 साल में ही बंजर हो गया. तो कहाँ से इंसान गेहूँ उगाएगा, चावल उगाएगा, कोई भी चीज़ उगाएगा?
यू नीड अ वेरी उपजाऊ, जो कल्टीवेशन के लिए लैंड अच्छी हो वो चाहिए होती है फार्मर्स को। तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं जो हमारे किसान भाई हैं वो फेस कर रहे थे। लीगली उन्हें लड़ना नहीं आता था, दे वर नॉट एजुकेटेड, दे वर इलिटरेट पीपल, दे जस्ट वांटेड समवन जो हमारा साथ दे और हमको इस समस्या से बाहर निकाल पाए, जिसको लीगल नॉलेज भी हो, लेकिन वो ब्रिटिशर ना होके हम में से कोई एक हो जो हम किसानों की मदद कर सकता है। तो आपको पीजेंट्स की जो समस्या है, जो परेशानी है, वो समझ में आ गई होगी, राइट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या देखना है कि अब हमें पता है कि क्या समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इन दिसंबर 1916 गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब बेटा उस टाइम पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी एनुअल कन्वेंशन थी। एनुअल कन्वेंशन का मीटिंग क्या होता है? एक लार्ज लेवल की मीटिंग, एक लार्ज लेवल की मीटिंग जहाँ पे बड़े बड़े लोग, उस टाइम पे जो बहुत बड़े या फेमस नहीं होंगे, आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन उन्होंने इंडिया में हासिल करी, तो ये सभी मिनिस्टर्स, ये सभी लोग जो उस टाइम मिनिस्टर पोजीशन पे नहीं थे, सारे अलग अलग लोग जो इंडिया को आज़ाद देखना चाहते थे, सर्टेन चीज़ें सोचते थे, इन सब ने क्या डिसाइड करा कि हम लोग जो हैं यहाँ पर मिलेंगे। तो इनकी साल में एनुअल यानी कि साल में एक बार ये बड़ी लार्ज मीटिंग होती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आगे जाके आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस आज भी एक अपने इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग पार्टीज है, जस्ट लाइक जैसे बीजेपी है, ठीक है। तो ये दो पार्टीज अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि बहुत ही पुरानी पार्टी है, उनकी दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या थी, एक लार्ज मीटिंग थी जिसको अटेंड करने गांधी जी भी लखनऊ गए हुए थे। अब बेटा वहाँ पे सिर्फ गांधी जी नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े विजिटर्स आए थे। और कितने लोग आए थे? अपार्ट फ्रॉम गांधी जी 2301 delegates, they all participated in that annual convention, जो वो बड़ी सी मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सब बड़े बड़े लोग वहां पर आए और राजकुमार शुक्ला जो कि एक नॉर्मल पीजेंट थे, एक फार्मर थे, वो भी वहां इसमें पहुंच जाते, क्योंकि उनसे किसी ने कहा था अगर आपको गांधी जी से मिलना है तो गांधी जी आपको यहाँ पर मिलेंगे, सो जस्ट गो एंड visit him there. So then राजकुमार शुक्ला जी वहां पहुंच जाते हैं and he asked गांधी जी to help them कि आप हमारी किसानों की मदद करो, ब्रिटिशर्स, इंडियन लैंडलॉर्ड्स ये सब मिलके हमारे साथ गलत कर रहे हैं, सो प्लीज कम एंड विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट। अब क्या डिस्ट्रिक्ट था, कहाँ रहता था राजकुमार शुक्ला? ही यूज टू लिव इन चंपारण। चंपारण बिहार से ये बिलोंग करता था। उसने बोला कि गांधी जी आप प्लीज मेरे साथ चलिए और चंपारण चल के देखिए हमारे किसान भाइयों के साथ कितना गलत हो रहा है। सो अब जो है गांधी जी ने बोला कि ठीक है मैं चलना तो चाहता हूँ लेकिन मैं चल नहीं सकता हूँ, बस बहुत सारे और भी काम है, पेंडिंग है। उन्होंने एक डेट दी, कुछ टाइम समय बाद की, कुछ महीनों बाद की, इस समय पे मैं जो है आपको कैलकाटा में मिलूंगा क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ काम है। तो आप एक काम करिए राजकुमार शुक्ला जी, जो कि एक पीजेंट है, एक फार्मर है, आप वहाँ आइए और कलकत्ता से मुझे अपने साथ चंपारण ले चलना, मैं चलूंगा। नाउ शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड इन योर एनसीईआरटी एज अ वेरी ओबीडियंट पर्सन। जो गांधी जी ने कहा था वो एग्जैक्ट उस तारीख पे कैलकाटा पहुंच जाता है उनको लेने के लिए, लेकिन गांधी जी तब फ्री नहीं होते हैं, काफ़ी महीने लग जाते हैं उनको कोलकाता का काम निपटाने में। एंड राजकुमार शुक्ला वॉज सच अ रेजोल्यूट, बहुत ही डिटरमाइंड स्टबन इंसान था। वो वहाँ पे इंतज़ार करता रहा जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाएंगे, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, मुझे गांधी जी ने यहाँ बुलाया था, मैं यही उनसे मिलूंगा। आफ्टर वेटिंग फॉर फ्यू मंथ्स व्हेन गांधी जी गॉट फ्री, तब जो है गांधी जी उसके साथ पटना चाहते हैं। सो शुक्ला फॉलोड गांधी जी जहां भी वो गए, जब उन्हें कलकत्ता बुलाया गया था आप यहाँ आना, मुझे वहां से चंपारण ले चलना, शुक्ला ने वो भी करा। सो नाउ दैट वाज इन ईयर 1917 फाइनली गांधी जी एंड शुक्ला दे बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना। तो अब जो है बिहार की कैपिटल पटना है, आप सबको पता है, वहां के लोग ट्रेन पकड़ के निकल गए, डायरेक्ट चंपारण की ट्रेन नहीं होगी, डायरेक्ट की चंपारण नहीं गए। अब शुक्ला ने, जो कि एक फार्मर है, इंडियन फार्मर है, जिनके ऊपर ये मेन जो चैप्टर आधारित है, तो बेटा शुक्ला जी ने क्या करा, ही लेट गांधी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर। तो ये जो एक बहुत बड़े लॉयर के पास, जो किसान भैया हैं, ये बहुत बड़े लॉयर के पास गांधी जी को ले गए, और इन लॉयर का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद। तो कंफ्यूज मत होना, राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट है, एक फार्मर है, वेरएज राजकुमार शुक्ला एक बहुत बड़े लॉयर थे, उस टाइम पे भी काफी बड़े लॉयर थे, और आगे जाके तो उन्होंने काफी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पोस्ट हायर करी। अब जब ये उनके घर पे पहुंचते हैं तो उनके सर्वेंट्स उनको बताते हैं कि भाई हमारे जो सर हैं, जो लॉयर साहब हैं राजेंद्र प्रसाद जी, वो अभी बाहर हैं। किसने बताया? राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट्स ने, जो काम करने वाले लोग थे वहां पे,
उन्होंने कहा साहब तो बॉस तो अभी बाहर गए हुए हैं। और वो जो थे उनके सर्वेंट्स, वो भी बेटा इस पीजेंट, इस फार्मर को यानी कि राजकुमार शुक्ला को पहचानते थे, क्योंकि बार बार केस के सिलसिले में ये वहां पर लॉयर के घर पे जाता रहता था। तो ये लोग भी क्या करते थे, इनके जो सर्वेंट्स थे वो भी राजकुमार शुक्ला जी को आइडेंटिफाई कर लेते थे, पहचान लेते थे। ठीक है, ये हमारे गांधी जी हैं। ठीक है, तो सर्वेंट्स बोलते हैं कि आप पहचान जाते हैं, ठीक है भाई ये पीजेंट आया है, अपने किसी केस के काम से आया होगा, सर से मिलने, साहब से मिलने। तो अब जो है जो गांधी जी इसके साथ जाते हैं, तो इनके जो सर्वेंट्स थे, गांधी जी ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, किसान के साथ थे, धोती और खादी वो पहनते थे। तो उनके जो सर्वेंट्स हैं वो इनको एक दलित समझ लेते हैं और इनको बोलते हैं कि भाई आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, यू कांट टच द वेल। तो इवन गांधी जी वॉज कंसिडर्ड एज अ दलित बिकॉज ऑफ द सिंपल क्लोथ्स ही वोर, एंड क्योंकि वो एक पीजेंट के साथ थे। तो कभी कभार सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाई डिड दी सर्वेंट्स थिंक दैट गांधी जी वॉज ऑल्सो ऑल्सो अ दलित, या फिर क्यों वेल को टच नहीं करने दिया, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यू शुड नो द आंसर बिकॉज ही वॉज अलॉन्ग विद द पीजेंट, द फार्मर हुज नेम इज राजकुमार शुक्ला। तो जो ये बड़े लॉयर साहब थे, इनके सर्वेंट्स ने इनको भी राजकुमार शुक्ला के साथ आने की वजह से उनमें से ही एक समझ लिया। अब बेटा उनको लॉयर साहब तो मिलते नहीं है उस दिन। अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चंपारण डायरेक्टली, मैं उससे पहले जाऊंगा मुजफ्फरपुर। मैं कहाँ जाऊंगा पहले, आई विल गो टू मुजफ्फरपुर। चंपारण से पहले ही कहीं पड़ता है, वहीं पे बिहार में ही है। और वहां पे जाके, भैया मुझे इस पीजेंट ने तो समस्या बता दी, लेकिन लीगली तो ऐसे बैटल नहीं लड़ सकते हो आप ब्रिटिशर से, मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी अबाउट दी कंडीशंस इन चंपारण, कि चंपारण में क्या चल रहा है, उसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तभी हम इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी वॉर में उतर सकते हैं। सो बेटा ऐसा कहा जाता है, इफ यू वांट टू फाइट विद समबडी हु इज सो स्ट्रांग, यू शुड नो द डेप्थ ऑफ द सी। जिस समुद्र में आप उतर रहे हो, आपको उसकी गहराई पता होनी चाहिए। तो जब आप किसी युद्ध में लड़ रहे हो, ब्रिटिशर से लड़ रहे हो जो कि इतने पावरफुल थे इंडिया में उस टाइम पे, यू शुड नो बोथ दी साइड्स ऑफ द स्टोरी। पीजेंट ने अपनी कहानी तो बता दी, लेकिन सारे और एविडेंसेस तो चाहिए ना, वहां जाके तो कोर्ट में हवाई बातें नहीं कर सकते हो। तो गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुक के पूरी चीजें पता करते हैं। ही रीच मुजफ्फरपुर बाय ट्रेन एट मिडनाइट ऑन 15 अप्रैल 1917। तो 15 अप्रैल 1917 में ये वहां पहुंच जाते हैं। और वहां पे गांधी जी को रिसीव करने कौन आते हैं, गांधी जी पहले ही खत लिख देते हैं प्रोफेसर जेबी कृपलानी को कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, इस समय पे पहुंचूंगा, आप आ जाना। तो ये उनको स्टेशन पर लेने आ जाते हैं। अब गांधी जी ही स्टेड देयर फॉर 2 days, ये मुजफ्फरपुर 2 दिन रुकते हैं। ठीक है, और वहां पे एक टीचर के घर पे रुकते हैं, वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, उनके घर पे गांधी जी, जितना मुझे याद है, वहां स्टे करते हैं। अब बेटा जैसे ही गांधी जी वहां पर आते हैं, और उनका मिशन क्या है, उनका मिशन क्या है, चंपारण में पीजेंट्स के साथ, फार्मर्स के साथ जो भी गलत हो रहा था उस चीज से उनको बचाना था और उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी थी। तो सारे पीजेंट्स को गांधी जी के अराइवल की न्यूज मिल जाती है और नेचर ऑफ इस मिशन की, भाई वो चंपारण जाने वाले हैं, मुजफ्फरपुर आए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, ही विल बी गोइंग थ्रू और वाया मुजफ्फरपुर। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ के पीजेंट्स में, जैसे जंगल में आग फैलती है, लाइक फायर स्प्रेड्स इन द फॉरेस्ट, वैसे आग फैल जाती है और बहुत सारे लोग उनसे मिलने आने लगते हैं, उनके सपोर्ट में आने लगते हैं कि फाइनली कोई हमारा साथ देना चाहता है। नाउ शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, शेयर क्रॉपर्स आर अगेन द फार्मर्स, जिनको बेचारों को इतना भारी किराया देना पड़ता था, इंडिगो उगानी पड़ती थी जबरदस्ती। सो ऑल दीज फार्मर्स, दीज शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, दे बिगैन अराइविंग देयर, ये सब मुजफ्फरपुर आने लग गए कि भाई फाइनली कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारा साथ देना चाहता है, हम में से एक है, हमारा साथ देगा और पढ़ा लिखा है। तो बेटा मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, बड़े बड़े लॉयर्स से गांधी जी ने मिलना स्टार्ट करा कि भाई इतने टाइम से जो मैटर चल रहा है वो मैटर है क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैटर, कहाँ पे क्या गुंजाइश, हम कैसे ब्रिटिशर्स को मात दे सकते हैं लीगली। तो ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं। सो मुजफ्फरपुर लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी अबाउट द कोर्ट केसेस, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को बताया कि भाई ये समस्या चल रही है, ऐसे ऐसे ये केस चल रहा है, दिस इज द केस, और पूरा एक्सप्लेन करा। क्या एक्सप्लेन करा, डोंट गेट कंफ्यूज, एक्सप्लेन यही करा कि भाई 15% पार्ट में इनको इंडिगो उगानी पड़ती है और 15% पार्ट में उगाई गई इंडिगो भी ब्रिटिशर्स को ही सौंपनी पड़ती है, बट दिस इज योर रेंट। इंडिगो आपने उगाई तो आप खुद बेच नहीं सकते हो उसको, यू हैव टू हैंड इट ओवर टू दी ब्रिटिशर्स। अब क्या करा बेटा, लॉयर्स जो हैं इन गरीब किसानों से बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहे थे फीस का, कि अगर चाहते हो हम आपका केस लड़े
तो आपको हमको इतनी फीस देनी होगी। ये बात जब गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने उन लॉयर्स को भी बहुत डांटा और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा। क्या करा? क्रिटिसाइज करा, और आप भी बोल सकते हो क्रिटिसाइज करा, स्कोल्ड करा, समझाया दैट यू आर डूइंग इट एक्सट्रीमली रॉन्ग, स्कोल्डेड द लॉयर्स, क्रिटिसाइज द लॉयर्स दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग। आप इंडियन होकर इतनी बड़ी फीस ले रहे हो इन गरीब शेयर क्रॉपर्स, इन गरीब किसानों से, हाउ विल दे बी एबल टू अफोर्ड दैट फीस? वो कैसे अफोर्ड करेंगे? He thought that law courts were useless for the crushed and fear-stricken peasants. गांधी जी कोर्ट केस के फेवर में नहीं थे कि कोर्ट जो है एक तो इनका समय खराब करेगी, इनकी कंडीशन पहले ही क्रश्ड है, बेचारे पीजेंट्स कुचले जा चुके हैं, डर से भरे हुए हैं ये पीजेंट्स, ये किसान। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में केस ले जाने से कुछ होगा, ये वहां जाके और खिंचेगा और पूरी तरीके से इनको जैसे एक धागा नहीं, जब कपड़ा फट जाता है, खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, एंड देन इट इज यूजलेस, आप उसको पहन नहीं सकते, वो ड्रेस पूरी खराब हो जाती है। तो ये पहले ही इतने परेशान है, अगर हम इनको और ज्यादा परेशानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो द रियल रिलीफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो सबसे पहले हमें अपने भाइयों को, किसान भाइयों को आज़ाद करना है, उनके मन में बैठे भय से, डर से हमें इनको आज़ाद करना है। ये गांधी जी ने डिसाइड करा। अब गांधी जी मुजफ्फरपुर से सारी इंफॉर्मेशन लेके कहाँ पहुंच गए? फाइनली चंपारण, जहाँ पे किसानों के साथ गलत हो रहा था। अब उन्होंने क्या करा? ही स्टार्टेड बाय ट्राइंग टू गेट दी फैक्ट्स फ्रॉम दी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने जो है खंगालना स्टार्ट करा कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है। उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी वहाँ जाकर वो उनके हेड से मिले, दैट आई वॉन्ट टू आस्क फॉर दी प्रूफ एंड द डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। लेकिन उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया और बोला आप एक आउटसाइडर हो। नाउ कैन यू बिलीव इट, वो हमारी ही कंट्री के पर्सन है, हमारी ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको एक आउटसाइडर बता दिया और ये ब्रिटिशर्स खुद को इनसाइडर बता रहे हैं। सो ही सेड, द ब्रिटिश ऑफिसर सेड कि आप बाहर के हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तभी गांधी जी ने तुरंत क्लैरिफाई करा दैट आई एम नॉट एन आउटसाइडर। उन्होंने बोला आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, आई बिलोंग टू दिस कंट्री, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। गांधी जी कॉल्ड ऑन दी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। अब जब उस ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको रिपोर्ट्स या एविडेंस नहीं दिए, तो उनसे भी जो सुप्रीम और जो बड़े लेवल पे, सुपीरियर लेवल पे जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे कमिश्नर, उस पर्टिकुलर डिवीजन का नाम था टरहट डिवीजन। तो दैट इज जस्ट द नेम ऑफ द डिवीजन। तो वहां पे जो जगह लगती थी, जगह का नाम है। तो उनके जो वहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने उनको खत लिख दिया एंड आस्क्ड फॉर दी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। किसने करा? गांधी जी ने। सो नाउ द कमिश्नर स्टार्टेड बुलिंग गांधी एंड एडवाइज्ड हिम टू लीव टरहट। उन्होंने भी बोला कि उन्होंने बुली करना, परेशान करना स्टार्ट कर दिया गांधी जी को, और बोला आप एक काम करो, चंपारण में एक स्मॉल, इट्स अ प्लेस, आप यहाँ से छोड़ के जाओ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यू आर एन आउटसाइडर, जस्ट लीव एंड गो फ्रॉम दिस प्लेस। बट गांधी जी ने क्या करा? ही डिड नॉट लीव द प्लेस, उन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं, बल्कि गांधी जी वहां से कहाँ चले गए? मोतीहारी चले गए। मोतीहारी क्या है बेटा? इट इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण का भी कैपिटल पड़ता है, दैट इज मोतीहारी। ये वहां पे चले गए और वहां पे जाके और भी लॉयर्स इनके साथ धीरे धीरे इस मुद्दे में इनका साथ देने लग गए। इनके साथ और भी लॉयर्स इस चीज में उनको अकम्पनी करने लग गए। अकम्पनी यानी कि उनका साथ देने लग गए। क्या करने लग गए बेटा? साथ देने लग गए। और भी जो लॉयर्स थे जो कि अच्छी ठीक ठाक पोजीशन पे थे, वो भी जाकर इनका मोतीहारी में साथ देने लग गए। अब बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जब ये मोतीहारी भी जा रहे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे ऑल केम टू ग्रीट गांधी जी एट द रेलवे स्टेशन ओनली। तो गांधी जी से कई सारे लोग जो हैं मिलने के लिए आ गए रेलवे स्टेशन पे कि चलो यार, कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है और हमारा साथ भी देना चाहता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। जब गांधी जी उतरे तो इतनी सारी, इतनी बड़ी जो भीड़ है वो जो है गांधी जी से मिलने के लिए, उनका साथ देने के लिए आ गई। पहले तो लॉयर्स ने साथ दिया, फिर नॉर्मल लोगों ने भी, सब पीजेंट्स ने भी उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया। सो फाइनली गांधी जी को फील हुआ, फर्स्ट टाइम इट वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो पहली बार लिबरेशन यानी कि फ्रीडम, यानी कि आज़ादी मिलने वाली थी हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि फाइनली जो अंग्रेजों का डर था वो पूरी तरीके से नहीं चला गया था, बट एटलीस्ट वो डर, वो फियर अब उन किसानों में और लोगों में कम होने लगा था, बिकॉज दे वर यूनाइटेड एंड दे वर स्टैंडिंग टुगेदर।
नाउ बेटा व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज, अब उन्हें पता चलता है जब वो मोतीहारी में होते हैं कि पास के गांव में एक पीजेंट है, एक किसान है, उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया है, उसको मैल ट्रीट यानी कि गंदा बिहेवियर करा है ब्रिटिशर्स ने उसके अगेंस्ट। सो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने क्या डिसाइड करा, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिसाइडेड कि मैं जाऊंगा और उस पीजेंट से, उस फार्मर से मिल के आऊंगा। तो गांधी जी एलिफेंट के बैक पर बैठ के निकल गए कि मैं उससे मिलने जाऊंगा। पर जब गांधी जी हाथी की बैक पर, पीठ पे बैठकर उससे मिलने जाते हैं, तभी उनको रास्ते में रोक लिया जाता है एंड ही वॉज स्टॉप्ड बाय अ पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर। पुलिस सुप्रिटेंडेंट कौन होते हैं, रैंक होती है पुलिस में। तो एक पुलिस ऑफिसर आए एंड ही सेड कि मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, आई एम द मैसेंजर, मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी आप ये पढ़ लीजिए। और उस मैसेज में क्या लिखा था, इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम द पुलिस दैट यू हैव टू रिटर्न बैक टू द टाउन इन योर कैरियज। आप उनसे मिलने नहीं जा सकते हो और आप जिस भी अपनी बग्गी वग्गी जिसमें भी आए हो, सो यू हैव टू लाइक गो बैक। वो आए ऐसे एलिफेंट पे थे, मे बी उन्होंने उसको कैरियज रेफर किया, बट यू हैव टू गो बैक। गांधी जी कंप्लाइड, दैट मीन्स गांधी जी सेड यस, वो उसको रूल को ब्रेक नहीं करना चाहते थे, दैट यस ओके आई विल गो। अब मैसेंजर जो है उन्होंने क्या बोला कि आई विल ड्रॉप यू होम, एक काम करिए गांधी जी आप मेरे साथ ही चलिए। पहले बोला यू गो बैक ऑन योर, फिर बोला आप एक काम करो मेरे साथ चलो। तो गांधी जी उस मैसेंजर के साथ ही बैठकर आए एंड देन ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण एट वंस। और फिर उन्होंने क्या करा, वो जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर था उसने उनको एक समन दिया। समन क्या होता है, कोर्ट के द्वारा दिया गया एक ऑफिशियल नोटिस कि भाई आपको यहाँ इस तारीख पे मौजूद होना है, आपको यह शहर छोड़ना है तो छोड़ना है, नहीं छोड़ सकते तो कोर्ट का ऑर्डर जो भी होता है वो आपको फॉलो करना होता है विदाउट एनी, अब विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट फॉलो इट। तो उन्होंने उनको फाइनल वो समन दे दिया, उसमें ऑफिशियल नोटिस था कि आप चंपारण अब एक बार में छोड़कर चले जाओ, यू कांट लिव हेयर। ठीक है, तो गांधी जी ने भी क्या करा, बड़ी समझदारी से जो वो नोटिस था उसकी जो रिसीट होती है वो तो साइन कर दी, और उस पर क्या लिखा, एंड ही रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे दिस ऑर्डर, मैं इसको फॉलो नहीं करने वाला हूँ। दैट मीन्स गांधी जी ने क्लियर कर दिया नोटिस की जो रिसीट थी कि भाई मैंने नोटिस रिसीव कर लिया, रिसीट पे क्या लिखा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव चंपारण, मैं ये छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। उसके बाद से गांधी जी को, अब गांधी जी पूरा रेडी थे कि मुझे और समन यानी कि ऑफिशियल नोटिस आ सकता है कोर्ट से टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, मुझे जेल भी हो सकती है, मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो अब गांधी जी थोड़ा टाइम वेट करते हैं और उनको ही रिसीव्स अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। ठीक, गांधी जी खुद भी इतने एजुकेटेड थे, यू नो दैट ही वाज अ लॉयर हिमसेल्फ। तो गांधी जी रिसीव्ड अ समन, गांधी जी को जो है अगले दिन समन आ जाता है कि भाई आपको जो है कोर्ट में पेश होना होगा। ही गॉट दैट समन, समन इज दैट ऑफिशियल नोटिस दैट कम्स फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस आ गया था, अब कहां से, कोर्ट से। सो इट वॉज एन ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम कोर्ट। अब यहाँ पे बेटा एट नाइट गांधी जी व्हाट ही डिड, इन्होंने फटाफट से जो वो लॉयर था जिनके घर पे ये स्टार्टिंग में गए थे, जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद, उनको टेलीग्राम लिखा, उनको टेलीग्राफ भेज दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, और उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए। और ही इवन सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम कि भाई अगर मुझे जेल हो जाती है कुछ भी है तो इस तरह से सारे एक्शंस होने चाहिए। एंड ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय के बारे में इन्होंने पूरी रिपोर्ट निकलवा ली कि भाई जब मुझे सामने जज के सामने चीज़ें पेश करनी होगी तो मेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस प्रूफ होने चाहिए। आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेज दिए कि मुझे जेल हो जाती है तो आप इस तरह से ऑपरेट करना, जो कि गुजरात में इनका बहुत बड़ा आश्रम था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें स्मूथली चलती जाए। पहले ही उन्होंने पूरी तैयारी कर ली कि भाई अगर कोर्ट मुझे समन करता है, अगर समन आया है, मुझे जेल होती है, तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। अब बेटा जब इनकी पेशी होती है कोर्ट में अगले दिन, यू वोंट बिलीव क्या नज़ारा था। इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट हाउस देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, दे एक्यूमुलेटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट हाउस, वो सब कोर्ट के बाहर खड़े थे। एंड दी ऑफिशियल्स दे फेल्ट पावरलेस, अब जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, ये सब पावरलेस फील कर रहे थे कि हम मारे तो एक को मार सकते हैं, दो को, तीन को, लेकिन इतनी भीड़ अगर हमारे ऊपर चढ़ गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उन्होंने डिसाइड करा कि हम अपने सुपीरियर यानी कि अपने सीनियर से बात करके डिसाइड करेंगे कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, वी विल डिसाइड देन।
गांधी जी ने इस डीले को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ही सेड दिस इज रॉन्ग, आपने हमें कोर्ट में पेश होने को कहा था, हम पेश हो गए, अब डीले क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है, वाई यू गाइज आर टेकिंग सो मच टाइम। So the magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2 hour recess. अब उस दिन कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट थे यानी कि जो जज थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अनाउंसमेंट करी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इस जो आज का मुद्दा है गांधी जी का, जो गांधी जी मिलने गए थे और इनको चंपारण छोड़ना होगा, इस मुद्दे पे जो मैं फैसला सुनाऊंगा वो 2 घंटे के रिसेस ब्रेक यानी कि लंच ब्रेक के बाद सुनाऊंगा। तब तक जो है गांधी जी आपको क्या करना होगा, गांधी यू हैव टू वेट, गांधी जी आपको वेट करना होगा, विल मीट यू आफ्टर द लंच ब्रेक, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, और आप एक काम कर सकते हो, जब तक कि आप अपने बेल की तैयारी भी कर सकते हो, यू हैव टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। अब क्या होता है बेटा, जब भी अगर किसी को कोर्ट समन करती है, उसको जेल होती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन व्हाटएवर, चाहे अच्छे मुद्दे पे हो या बुरे उस पे हो। अब गांधी जी तो साथ दे रहे थे अपने लोगों का, तो अच्छे ही पॉइंट की वजह से उन्हें जाना पड़ सकता था जेल। तो बोलते हैं कि आपको अपनी बेल तैयार रखनी होगी, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मे बी अपने घर के कागज या कोई भी ऐसे एक लीगल डॉक्यूमेंट देके या गाड़ी के कागज देख के आपकी जमानत करा सकता है, और आपके लिए एज अ प्रूफ वो इंसान के डॉक्यूमेंट काम करते हैं कि ठीक है आपका फ्रेंड है या रिलेटिव लगता है या व्हाटएवर, एंड ही इज सबमिटिंग हिज डॉक्यूमेंट टू गेट द बेल डन। तो आप अपनी बेल जो है फर्निश कर सकते हो, दैट इज द मीनिंग दैट आई एक्सप्लेन यू अभी। ठीक है, इन दोज 120 मिनट्स, जो मेरा 2 घंटे का लंच ब्रेक है उसमें आप ये करके रख लेना। गांधी जी ने इस बात के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं 2 घंटे वेट नहीं करूंगा, एंड आई विल नॉट लाइक अरेंज फॉर द बेल। स्पेशली उन्होंने बोला आई विल नॉट वेट फॉर दीज 2 hours, क्यों हम डिले कर रहे हैं, वी कैन डू इट राइट नाउ ऑल्सो। अब जज के पास भी कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि गांधी जी के लिए बाहर इतनी भीड़ इंतजार कर रही थी, उन्होंने बेल वाला ऑप्शन भी डिनाई कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, आई एम डिनाइंग इट। अब जज उनको रिलीज तो करना चाहता ही था, अगर नहीं करता तो इतने लोग हंगामा मचा देते कोर्ट हाउस के बाद, कोर्ट रूम के बाहर। तो जज ने उस दिन विदाउट बेल ही इनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया, दैट यू नो यू आर फ्री टू गो एंड वी आर टेकिंग आवर चार्जेस बैक, आप जो है फ्री हो। तो कोई बेल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई बेल जो है फर्निश नहीं हुई, दैट मीन्स कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करे गए कि यू नो गांधी जी की बेल कराई गई, विदाउट बेल ही उनको सारे चार्जेस हटा के उन्हें भेज दिया गया। ठीक है, मतलब ये डिसाइड हुआ था। नाउ द कोर्ट स्टार्टेड अगेन आफ्टर अ ब्रेक। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज एंड ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। पहले उन्होंने बोला आप 120 मिनट इंतजार करो, यानी कि 2 घंटे मेरा लंच ब्रेक है, गांधी जी ने उसके लिए मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब कोर्ट वापस चालू हुआ कि भाई अब आगे क्या है, केस की क्या सुनवाई करनी है, वी हैव टू सी दैट। तो जज ने क्या बोला कि आपको जो है कुछ समय तक इंतजार करना होगा, मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जजमेंट अभी नहीं दूंगा। वैसे भी कोई पहली या दूसरी तारीख पे फाइनल जजमेंट नहीं दे देता है, सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। लेकिन अब उनको भी डर था कि अगर मैं इनको फाइनल जजमेंट देने तक, फाइनल जजमेंट फॉर एग्जाम्पल कोर्ट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद देगा, तो क्या तब तक हम गांधी जी को जेल में रख सकते हैं। जज भी ऐसा नहीं कर पाया, बिकॉज काइंड ऑफ लिव अ लिटिल स्कैर्ड कि यू नो तब तक किसान हंगामा मचा देंगे। तो उन्होंने गांधी जी को अलाउ करा कि ठीक है जब तक हम इसका फैसला नहीं सुनाते, बट हम आपको जेल नहीं भेजने वाले, यू विल बी एट लिबर्टी, यानी कि आपके पास पूरा फ्रीडम रहेगा, यू विल बी आउट ओनली। गांधी जी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि ये मुझे अगर जेल भेजेंगे सो हाउ आई एम गोना बिहेव, मैं क्या करूंगा, कैसे कैसे चीजें होंगी। लेकिन यू नो कहीं ना कहीं जज ने भी उनको जो है सजा नहीं सुनाई। अब गांधी जी ने बेटा, क्योंकि उनको जेल नहीं हुई थी, ही अगेन स्टार्टेड मीटिंग वेरी प्रोमिनेंट लॉयर्स, वेरी इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पीपल, और लोगों के खिलाफ, हमारे किसान भाइयों के खिलाफ जो इनजस्टिस हो रही थी उसके खिलाफ उनको आवाज उठानी थी, उनकी मदद करनी थी। सो नाउ दे स्टार्टेड कंसल्टिंग अमंग देमसेल्व्स, सब लोग आपस में प्लान बनाने लग गए। एंड देन दे टोल्ड गांधी जी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम। गांधी जी ने बोला अगर आप मुझे फॉलो नहीं करना चाहते तो इट्स फाइन, आपको गिव अप करना है, क्विट करना है, आप अभी कर दो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारे लोगों ने गांधी जी को क्या बोला था, कि गांधी जी को बोला कि हम तो यहाँ आपको सपोर्ट करने आए हैं, आपका साथ देने आए थे, आपको जेल हो जाएगी तो फिर तो हम क्या करेंगे। गांधी जी ने बोला अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगे, बोलते हैं हम वापस अपने घर चले जाएंगे। ये बात सुन के गांधी जी बहुत हैरान हो जाते हैं, एंड यू नो ही वाज सैड ऑल्सो कि मैं यहाँ पे साथ दे रहा हूँ और आपको भी इनका साथ देना चाहिए, राइट। और अगर आप नहीं देना चाहते हो, जो भी आप अभी डिसाइड कर लो। सो लॉयर्स थॉट दैट इफ गांधी जी गोज टू जेल वी विल गो बैक टू आवर
होम्स। लेकिन जब ये लोग सारे लॉयर्स आपस में डिस्कस करते हैं, स्पेशली जो सीनियर लॉयर थे, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो क्या बोलते हैं, वो अपने सभी फेलो कलीग से क्या बोलते हैं कि आप सोचो ये तो एक बाहर के व्यक्ति हैं। कौन बोलते हैं बेटा? राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि गांधी जी तो चंपारण से बिलोंग भी नहीं करते हैं, फिर भी वो हमारे लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर हम साथ नहीं देंगे तो सब हमारे भी खिलाफ हो सकते हैं, ये तो हमारे ही लोग हैं, हम तो कब से इनका कोर्ट केस लड़ रहे हैं। ठीक है, गांधी जी तो बाहर से आके स्पेशली इनके लिए लड़ रहे हैं, बाहर से आके, यानी कि ही डजंट लिव इन चंपारण ना। अब हम लोग तो यहीं से बिलोंग करते हैं, कोर्ट केस कब से लड़ रहे हैं, वी नो द होल मैटर। अगर हम साथ नहीं देंगे तो इट विल बी रॉन्ग। तो सारे लॉयर्स डिसाइड करते हैं दैट यस गांधी जी, अब जहां भी जाएंगे वी विल फॉलो यू। अगर आपको जेल होती तो हम आपके साथ जेल भी चलेंगे। अब गांधी जी ने बोला जेल होती तो उसके लिए भी हमको एक कोर्ट का ऑर्डर कैसे आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, हम वो डिसाइड करके रखते हैं। बेटा यहाँ पे काउंट तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ, बट फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास 7 लॉयर्स थे और एक गांधी जी खुद थे एंड वन वॉज गांधी, तो टोटल कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया? टोटल वी आर 8 पीपल। तो हम क्या डिसाइड करेंगे? सीक्वेंस डिसाइड करेंगे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद और मैं या तो जेल साथ में चले जाएंगे, है ना। हम जो भी चीज करेंगे विल डू इट इन अ पेयर। तो एटलीस्ट 2 पीपल आर इन द जेल, तो अभी भी 6 कितने हैं? बाहर हैं, दे कैन थिंक हाउ टू गेट अस आउट। फिर अगर 2 और अंदर आ जाते तो टोटल 4 हो गए, अभी भी 4 बाहर होंगे। तो क्या हमें जेल में जाने का हमारा सीक्वेंस होगा, क्या ग्रुप होंगे, उसकी क्या पेयरिंग होगी? पेयरिंग यानी कि कौन 2 लोग एक साथ होंगे। ये सारे डिस्कशन इन लोगों ने कर लिए और ऑर्डर भी डिसाइड कर लिया कि भाई कोर्ट अरेस्ट होगा तो क्या पता ये सीक्वेंस में हो सकता है, ये 2 लोग पहले गए, फिर ये 2 लोग गए, फिर और दूसरे 2 लोग गए, तो ऐसा होगा। नाउ अब कुछ दिन बीत गए, आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिन बीतने के बाद गांधी जी वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द मजिस्ट्रेट। जज ने उन्होंने क्या इन्फॉर्म करा? जज ने इन्फॉर्म करा कि आपके खिलाफ जो केस बना था कि आप चंपारण क्यों रह रहे हो, यू हैव टू लीव दैट प्लेस, ये केस हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। सो द केस वॉज ड्रॉप्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पहले उनको जेल नहीं हुई, फिर फाइनल केस ही ड्रॉप कर दिया जज ने। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन आवर मॉडर्न इंडिया सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। ठीक है, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है बेटा? पहली बार हम लोगों को विक्ट्री मिली थी, या राजा बेटा हम लोगों को सक्सेस देखने को मिली थी। हम लोगों को क्या मिली थी? विक्ट्री मिली थी, या फिर आप कह सकते हो सक्सेस देखने को मिली थी। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक आपको? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको भी समझाई। पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए पहली बार जो है ट्रायम्फ यानी कि सक्सेस देखने को मिली। तो एक पहली बार ऐसा नॉन वायलेंट मूवमेंट, पहला ऐसा नॉन वायलेंट मूवमेंट जिसमें हमें सक्सेस देखने को मिली हो, जिसमें हमें सक्सेस देखने को मिली हो। सो इट वॉज द फर्स्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट जहां पे मॉडर्न इंडिया में पहली बार सक्सेस, ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री देखी गई हो। क्लियर है बेटा? अब गांधी जी और सभी लॉयर्स ने मिलकर पूरी इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दी, जितनी भी पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने कंप्लेंट की थी उस चीज को लेकर। एंड नाउ अबाउट 10,000 पीजेंट्स, कितने लोग इकट्ठे हो गए थे? 10,000 पीजेंट्स जो है इकट्ठे हो गए थे। एंड दे डिपोज्ड। डिपोज्ड का मतलब क्या होता है? दे ऑल वर रेडी to throw these British authorities, out from the designation that they had. Deposed का मतलब क्या है बेटा? सारे 10,000 peasants एक साथ आ चुके थे that now we will bring these Britishers down, जो ये हम पे इतने टाइम से हुकूमत कर रहे हैं, हमें इतने टाइम से परेशान कर रहे हैं, now we will be united और we will try to bring them down। तो हम जो है इसके लिए लग जाएंगे। तो किसी को पावर या अथॉरिटी से हटाना, so to bring someone down from the power or authority, to bring someone down from the authority or from the power। तो 10,000 जो हैं पीजेंट्स इकट्ठे हो गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे कलेक्ट कर लिए गए थे। नाउ गांधी जी वॉज समन्ड बाय, उनको कोर्ट से किसका वो आया था? सर एडवर्ड गेट का, हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। पोजीशन होती है, डेजिग्नेशन काफी बड़ी पोस्ट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो उस टाइम के, सर एडवर्ड गेट, उनका आया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कितनी बार डिस्कशन हुआ गांधी जी का? 4 बार। ठीक है, 4 बार आप देख सकते हैं डिस्कशन हुआ, उनके इंटरव्यू लिए किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। अब फाइनली उनका और गांधी जी का डिस्कशन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ही अनाउंस करा कि इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए।
इस मुद्दे पे अगर ये कह रहे हैं पीजेंट्स के साथ ये हो रहा है, तो एक ऑफिशियल इंक्वायरी डिक्लेयर कर दी गई थी कि एक कमीशन बनाई जाएगी जिसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे जो सारे मुद्दे को चेक करेंगे, और पीजेंट्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहे होंगे, गांधी जी कर रहे होंगे. सो गांधी जी स्टिल ही रिमेन्ड इन चंपारण इनिशियली फॉर 7 months एंड देन केम फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स. तो पहले तो स्टार्टिंग में बिना किसी कभी भी घर या आश्रम गए 7 महीने तक. गांधी जी ने कभी सोचा नहीं था, उनको था कि 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 1 महीने का मैटर होगा और मैं ये निपटा के आ जाऊंगा, बट 7 महीने तो वो एक ही स्ट्रेच में विदाउट गोइंग एनीवेयर चंपारण रहे, और फिर बाद में कभी कभी छोटे मोटे काम के लिए आते थे और फिर चंपारण वापस चले जाते थे. तो बेटा अब जो है ऑफिशियल इंक्वायरी ब्रिटिश ऑफिशियल ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंस कर दी थी, है ना. और जो कमीशन बैठी थी जिसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स की टीम थी, गांधी जी वॉज रिप्रेजेंटिंग द इंडियन फार्मर्स, द पीजेंट्स. तो इंक्वायरी में क्या हुआ, एविडेंस भी मिल गया, प्रूफ भी मिल गया कि हाँ भाई ये हमारे किसान भाइयों के साथ गलत कर रहे थे. ठीक है, अब क्योंकि प्रूफ हो चुका है तो आपको हर्जाना या मुआवजा भर के देना पड़ेगा. अब ब्रिटिशर्स को क्या लगा था कि गांधी जी क्योंकि ये किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गांधी जी क्या मांगेंगे. ब्रिटिशर्स थॉट these landlords they thought कि गांधी जी कितना मांगेंगे. ब्रिटिशर्स थॉट गांधी जी विल आस्क फॉर 100% रिफंड, कि हमारे भाइयों के साथ जो हुआ है आप हमें क्या दो, 100% रिफंड दो पेनल्टी के फॉर्म में. ऐसा ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि गांधी जी मांगेंगे. ठीक है, बट हुआ क्या, गांधी जी आस्क्ड फॉर ओनली 50%. गांधी जी ने कहा ठीक है आपने जो भी लिया है पेनल्टी के रूप में आप हमको हमारे फार्मर्स को 50% रिफंड दो. ब्रिटिशर्स का भी एक रिप्रेजेंटेटिव था, गांधी जी किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे. रिप्रेजेंटेटिव ने 50% के लिए मना कर दिया और क्या बोला, द प्लांटर्स वही हैं जो इंडिगो उगवा रहे थे, इनसे वही प्लांटर्स हैं, वो आपको 25% देने के लिए रेडी हैं. सबको लगा गांधी जी मना कर देंगे, बट टू द सरप्राइज गांधी जी अग्रीड. ठीक है, गांधी जी इस बात से अग्री कर जाते हैं. अब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है दैट व्हाई गांधी जी अग्रीड फॉर द अमाउंट विच वाज लेस देन व्हाट ही आस्क्ड फॉर. क्यों करा उन्होंने ये चीज, तो बेटा गांधी जी ने एक्सप्लेन करा दैट येस द अमाउंट दैट वी आस्क्ड वाज मोर बट द रिफंड वी गॉट वाज लेस. बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी इज दैट द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स had been forced to give some money and their prestige. उनको अपनी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत कम हुई है इन किसानों के सामने. इन बड़े बड़े साहूकारों को, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को, बड़े बड़े जो ये मालिक हैं, इनको इन किसानों के सामने झुकना पड़ा है. ये पहली बार हुआ है. तो पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने किसानों के मन से डर हटा दिया और इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को हम किसानों के सामने झुका पाएं, विच इज़ अ वेरी बिग विन इन इटसेल्फ. सो अमाउंट से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाले से आपने पैसा निकलवाया भी और उसका जो अभिमान था, जो घमंड था, वो भी आपने तोड़ा और पीजेंट्स के मन में भी अब डर कहीं ना कहीं कम हुआ होगा. So now the peasants, they for the first time they saw that even they had the right and they have somebody to defend them. किसानों के पास भी कुछ rights हैं, कुछ लॉ है जिसको सबको फॉलो करना होता है. तो नाउ यू नो एवरीबडी वॉज वेरी, peasants were kind of very happy. ठीक है, so now within a few years the British planters they abandoned their estates only. तो इतने टाइम से जो ये ब्रिटिश प्लांटर्स कब्जा करके बैठे थे हमारे भाइयों, किसान भाइयों की ज़मीनों पर, कुछ टाइम के बाद जब सिंथेटिक इंडिगो आने लग गई, जो केमिकल से बनती है, मशीन के थ्रू बनती है इंडिगो, जब वो आने लग गई और उसके बाद ब्रिटिश प्लांटर्स कहीं ना कहीं परेशान होने लग गए, तो इन्होंने क्या करा, हमारी जो ज़मीनें थी, जो एस्टेट्स थी, जो लार्ज लैंड एरियाज थे, उनको छोड़ना ही चालू कर दिया. और जब इन्होंने उसको खाली कर दिया तो ज़मीनें वापस से किसके पास आ गई, हमारे किसान भाइयों के पास आ गई. नाउ इट केम बैक टू द पीजेंट्स एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इस तरीके से चंपारण से कंप्लीटली डिसअपियर हो गई. तो पहले गांधी जी ने वो केस जीता, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कमीशन बिठाई, कमीशन में ये साबित हुआ कि हाँ ब्रिटिश प्लांटर्स गलत कर रहे हैं शेयर क्रॉपर्स / हमारे पीजेंट्स के साथ. सो देन गांधी जी आस्क्ड फॉर 50% रिफंड बट दे डिड नॉट से दैट वील गिव 50%, दे सेड यस फॉर 25%. और 25% पे भी गांधी जी ने हाँ बोल दिया, बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट मैटर्स इज सामने वाले से पैसा निकलवाने से ज़रूरी है उसका अभिमान घमंड को तोड़ना. Now Gandhi ji wanted to do something to remove the cultural and social backwardness in Champaran.
अगर वो चाहते तो वो चंपारण से बहुत जल्दी निकल भी सकते थे कि भाई हो गया, अब मैं चला जाता हूँ, फाइनली इट्स डन। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग सोशली बहुत बैकवर्ड हैं, उनको हाइजीन के बारे में, सोशल चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। एंड सो ही डिसाइडेड दैट आई विल आस्क फॉर टीचर्स जो वॉलंटियर करना चाहते हैं और यहाँ के गांव के लोगों को पढ़ाएं, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो उनके 2 यंग डिसाइपल्स थे गांधी जी के। डिसाइपल्स कौन होते हैं? उनके काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मान लो, शिष्य मान लो, जो गांधी जी को बहुत पसंद करते थे। तो वो वॉलंटियर करते हैं कि हम पढ़ाएंगे। और इनका नाम क्या था बेटा? इनके शिष्यों का, स्टूडेंट्स का नाम था महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख। उन्होंने बोला कि हम इनको सिखाएंगे। और इन दोनों आदमियों की, इन दोनों लड़कों की वाइफ्स ने भी वॉलंटियर करा कि गांधी जी हम चंपारण के लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि बेसिक हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉशरूम गए हैं, हाउ टू यूज द वॉशरूम, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विद सोप, है ना, बिफोर ईटिंग योर फूड और इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम वॉशरूम। ये जो बेसिक बेटा हाइजीन चीज़ें हैं जो आज आप सबको पता होगी, लेकिन पहले उतनी लोगों के पास अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं थी, बेचारे लोग कहाँ से सीखते। तो ये 4 बढ़िया होनहार लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर करा हम करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने बॉम्बे से और पूना से और अलग अलग इंडिया के पार्ट से वहाँ आके वॉलंटियर करा। पुणे की स्पेलिंग पूना पहले ये था, नाउ इट्स PUNE, पुणे। देवदास गांधी जो कि कौन थे? देवदास गांधी वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी हिमसेल्फ। वो भी वहां पर आए, ठीक है। और इनफैक्ट साथ ही साथ उनकी वाइफ जो है कस्तूरबा गांधी, वो भी आश्रम से आ गई अपने बेटे के साथ कि भाई हम भी जो है इनको पढ़ाएंगे। सो नाउ प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो ओपन करे गए थे चंपारण के अलग अलग 6 गाँव में, ताकि लोगों को प्राइमरी बेसिक एजुकेशन मिल पाए। कस्तूरबा जो थी वो वहाँ की औरतों को, महिलाओं को समझाती थी, पढ़ाती थी। क्या बताती थी कि पर्सनल क्लेanलीनेस, पर्सनल जो सफाई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी सैनिटेशन, पूरी कम्युनिटी, पूरी जो आपकी वो है, आप लोग जब मॉर्निंग में यूज थी वॉशरूम, पहले तो वॉशरूम नहीं होते थे, तो बेटा डिग करा जाता था, होल्स बनाए जाते थे जहाँ पे लोग उनको एज अ वॉशरूम यूज करते थे, बिकॉज वी डिडंट हैव दोज फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग दैट वी हैव नाउ। ठीक है, इंडिया डिडंट हैव वॉशरूम्स फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट? सो आवर एंसेस्टर्स हैव गिवन सो मच एंड सैक्रिफाइस सो मच फॉर आवर लैंड, राइट? तो यहाँ पे जो कस्तूरबा गांधी हैं, जो गांधी जी की वाइफ हैं, वो हाइजीन के, साफ सफाई के रूल्स वहाँ की औरतों को सिखाती थी, कितना ज़रूरी है अपना सेल्फ हाइजीन रखना, क्लेanलीनेस को मेंटेन करना, उससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। जब कस्तूरबा बाई एक दिन महिलाओं को सिखा रही थी, कस्तूरबा गांधी, तो एक औरत उनसे बोलती है कि आप बोल रहे हो कि रोज सुबह नहा धो के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो वो कस्तूरबा गांधी को अपने घर ले जाती है, वो विलेज की वुमेन, और वहां जाके बोलती है आप देखो, आई हैव दिस जस्ट वन साड़ी, मेरे पास एक ही साड़ी है, नाउ व्हेन डू आई वॉश इट, व्हेन डू आई चेंज इट, तो मैं यही साड़ी पहनती हूँ, एंड लाइक मे बी आई डोंट इवन नो हाउ दे यूज टू मैनेज इट। तो बेटा ऐसा भी नहीं है कि लोग के पास 2 या 3 कपड़े हैं कि आपने आज एक पहन लिया और आप उसको वॉश करके फिर कल आप नेक्स्ट उसको पहन लो। सो दैट वॉज द कंडीशन इन द विलेजेस ऑफ चंपारण। नाउ हेल्थ कंडीशंस वर ऑल्सो वेरी मिजरेबल, बहुत ही पुअर कंडीशंस थी। लोग अगर बीमार होते थे तो आसपास कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल नहीं थे। सो गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी वॉलंटियर करने को बोला कि आप वॉलंटियर करो, ताकि जितने भी लोग यहाँ बीमार हैं उनको जो है आप अपनी सर्विसेज दो। तो इवन उनको एक डॉक्टर मिला जिसने 6 महीने तक ये करा। 3 मेडिसिन बेटा मेन होती थी जो चंपारण के गांव में यूज करी जाती थी, देवर वेरी ऐसे होममेड चीजें यूज होती थी। 3 थिंग्स दैट वर अवेलेबल वर, वन इज कैस्टर ऑयल, ठीक है, वन इज क्विनीन एंड द थर्ड वन इज सल्फर ऑइंटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस ये 3-4 बेसिक चीजें जो हैं चंपारण के गांव में अवेलेबल कराई गई। पहले तो कुछ भी नहीं था। अब जब गांधी जी ने नोटिस करा कि लोग, ये जो औरतें हैं, इनके कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं, फिल्दी, यानी कि सो डर्टी क्लोथ्स दैट दे आर वेयरिंग, एंड उनका पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन ही नहीं हो रहा है, तब उन्होंने कस्तूरबा को बोला कि आप इनको सिखाइए। तब वो इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको बता रही थी। कस्तूरबा ने जब उनको बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, यू नीड टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, तो उन लेडी ने बोला कि मेरे पास एक ही साड़ी है, व्हाट विल आई डू, मैं इसको कब धोऊं, कब इसको सुखाऊं, एंड व्हाट विल आई डू, मेरे पास साड़ी एक है। इतनी पुअर और बेटा पथेटिक कंडीशंस थी अपने पीजेंट्स की उस समय पर। सो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी स्टिल केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। वो आश्रम का ध्यान रखते थे, दूर से रखते थे बट ध्यान पूरा रखते थे। और रेगुलर इंस्ट्रक्शंस जो हैं गांधी जी वाया टेलीग्राम भेजते रहा करते थे वहां पर आश्रम में। ठीक है,
चलिए, नाउ द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इवन इन गांधी जीज लाइफ. ठीक है, ही डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू लेसन दी सफरिंग्स ऑफ दी पुअर पीजेंट्स. और गांधी जी के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था. इट वॉज दिस चंपारण एक्ट वॉज वॉट, इट वॉज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर इवन गांधी जी. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फटाफट से बताइए. आई होप दैट इज क्लियर टिल हेयर. ठीक है, सो नाउ it was a very big thing for Gandhi ji also, and did not act as an act of defiance. इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ जो डिफाइंस दिखाया, यानी कि जो रिफ्यूजल दिखाया, सिर्फ वही एक चीज नहीं था, बल्कि गांधी जी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द पेन एंड द सफरिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ चंपारण. जो पुअर पीजेंट्स थे, उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश करी, उनकी समस्याओं को भी, उनके दुख तकलीफों को भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करी. तो गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी, इट वॉज काइंड ऑफ कनेक्टेड टू प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ. तो वो जो ब्रिटिशर से लड़ते थे, कोर्ट केसेस करते थे, सिर्फ वही नहीं करते थे, बट लोगों को डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए, डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं करोड़ों लोगों की, भारतीयों की, वो भी वो समझते थे और उनका भी समाधान देने की कोशिश करते थे. नाउ इवन ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो हर एक भारतीय को एक नया भारतीय बना सकें, जो कि अपने लिए खड़ा हो सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, और तभी हमारा देश आज़ाद हो पाएगा. ऐसी गांधी जी की सोच थी कि अगर भाई मैं इन सबको अपने पे निर्भर रखूंगा, इफ़ आई एम रिक्वायर्ड एवरीवेयर देन इट वोंट वर्क. मुझे हर इंसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा, हर इंसान अपनी सफाई का, अपने काम काज का खुद से ध्यान रख सकें, तभी हमारा देश एक फ्री कंट्री बन पाएगा. बिकॉज इफ़ वी विल चेंज द यूथ ऑफ आवर कंट्री, देन ओनली वी कैन मेक इंडिया proud and we will have a bright future. मैं अभी जब बोल रही हूँ, still I have goosebumps while saying this, because I say this in almost all the classes. I have firm faith in you guys. You are the future of our country, and trust me kids, it's in your hands. You will grow up in next 5 years, 10 years, and आप बहुत बड़ी बड़ी positions पे पहुँचने वाले हो. You have to think about our country. The future is in your hands. ठीक है, आपके हाथ में है. आप जब अपने देश के बारे में सोचोगे, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, कोई बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, बट देन यू हैव टू think about our country, what is better for our country, how and what we can do to make it even greater. So I personally believe that youth has the power, and you have the power that you can change the future of our country. So yes, let's stay united and let's start working towards our goal. और अपने देश, हमारा देश वैसे इतना महान है, उसको और महान बनाते हैं. ओके तो गांधी जी की बहुत अच्छी अप्रोच थी कि हम सबको आत्मनिर्भर बनाएंगे. सो नाउ गांधी जी ऑल्सो टॉट हिज फॉलोअर्स अ लेसन, जो भी उनको फॉलो करते थे, कि आपको सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है. और गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, दे थॉट दैट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर चार्ल्स फ्री एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट टू स्टे इन चंपारण. अब बेटा गांधी जी जब ये सारा केस हो रहा था, तो वहाँ पे एक पर्सन पोस्टेड थे, ही वॉज अ ब्रिटिशर, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज. तो चार्ल्स को जो है गांधी जी की पूरी जो ये अप्रोच थी बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, तो गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे, जो गांधी जी की बातें सुन रहे हैं, दिस इज लाइक लॉयर 1, दिस इज लॉयर 2 एंड दिस इज गांधी जी. तो वो वहाँ पे मिलने आता है. ही वॉज गोइंग ऑन सम अनदर विजिट, या कहीं इनका और पोस्टिंग हो रहा था, तो चार्ल्स वॉज गोइंग देयर. पर उससे पहले वो मिलने आए गांधी जी से, दैट आई वांट टू मीट यू, आई रियली लाइक द वे यू वर्क, और ये सारी चीज़ें. तो इनके जो लॉयर फ्रेंड्स थे गांधी जी के, उन्होंने बोला कि भाई ब्रिटिशर हमारा साथ दे रहे, तो गांधी जी हमको इसको अपने साथ रख लेना चाहिए चंपारण में, एंड ही विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. अब सरप्राइजिंग और अच्छी बात यह है कि चार्ल्स इस बात के लिए अग्री भी कर जाते हैं कि ठीक है, मैं चंपारण में रहूंगा और आप लोगों की मदद करूंगा, बट आई विल ओनली लिव व्हेन गांधी जी अलाउज मी टू डू सो. गांधी जी अलाउ करेंगे तो चार्ल्स बोलते हैं मैं रुक जाऊंगा. इफ गांधी जी इज विलिंग तो आई विल स्टे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट गांधी जी ने उसको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया दैट नो, वी कांट लेट एनी पर्सन, एनी ब्रिटिशर स्टे विथ अस. एंड उन्होंने अपने लॉयर फ्रेंड्स को समझाते हुए, डांटते हुए कहा, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन दी बैटल. तो चंपारण की बैटल मोस्टली खत्म हो चुकी थी, लेकिन जितनी भी बची है, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका जब कॉज, कितनी अच्छी बात कही ना, आपका जब कॉज जस्ट है, जब आपका जिस मुद्दे पे आप लड़ रहे हो, आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चे मन से लड़ रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, तो रिलाई ऑन योर सेल्फ कि मैं ये जंग, ये बैटल जरूर जीतूंगा. डोंट रिलाई ऑन समवन एल्स कि भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है, ब्रिटिशर हमारा साथ देगा तो हमारे लिए जीतना आसान होगा. नहीं. इफ यू आर फाइटिंग अ फेयर वॉर, इफ यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस,
देन हैव फेथ इन यू, आपको ये पता होना चाहिए चाहे मैं अकेले लड़ रहा हूँ, चाहे मैं हजारों लाखों के खिलाफ हूँ, बट इफ आई एम राइट, इफ आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, यू शुड स्टैंड बाय द ट्रूथ एंड यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ दैट वन डे यू विल डेफिनेटली विन द बैटल। तो इस चैप्टर में हम हमको यही सिखाना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंस, खुद पे विश्वास होना, ठीक है, Indian independence and how he helped sharecroppers, they were all bound together, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे पे निर्भर या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सो बेटा दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर इन डिटेल। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इस चैप्टर के वो हमने सब कवर कर लिए, वी हैवंट लेफ्ट एनीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो बेटा नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन आंसर्स। मैंने प्रॉमिस किया था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो बेटा वहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। राजकुमार शुक्ला जी के लिए पूछा गया है। राजकुमार शुक्ला राजकुमार शुक्ला क्या थे? एक शेयर क्रॉपर थे, एक पॉलिटिशियन थे, डेलीगेट थे या लैंडलॉर्ड थे? क्या इसमें से ट्रू नहीं है? शेयर क्रॉपर भी थे, ठीक है। अब एक ही चीज है जो ट्रू नहीं होगी, तो आई एम मूविंग लिटिल असाइड। सबसे पहले आप सोच के बताइए कि राजकुमार शुक्ला क्या नहीं थे, ठीक है, या इसमें से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है, ठीक है, बताइए। राजकुमार शुक्ला इसमें से क्या नहीं थे? व्हाट ही वाज नॉट। आपको इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे होंगे, आई विल हेल्प यू। एक तो ऑफ कोर्स वो पॉलिटिशियन नहीं थे, ठीक है। स्ट्राइक आउट विच इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर तो डेफिनेटली थे, राइट है ना, ये तो फॉर श्योर थे। अगर ट्रू के लिए आ जाए तो शेयर क्रॉपर लिखना। अब यहाँ पे अपन ने पॉलिटिशियन क्यों दिया है आंसर के तौर पे, मैं समझाती हूँ बेटा। उनकी खुद की जमीन थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने हड़प रखी थी, जो उनको बहुत सालों बाद मिली जब इंडिगो क्रॉपिंग वहां से खत्म हुई। डेलीगेट मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बाकियों के लिए भी लड़ रहा हो, बाकियों के एक्ट्स और राइट्स के लिए भी आवाज उठाए। तो कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ला ने बाकी किसान भाइयों के लिए आवाज तो उठाई थी, तो इसलिए हम उनको भी डेलीगेट मान सकते हैं। अदरवाइज इसमें से जो एब्सोल्युटली ट्रू है, विच इज ट्रू इज दैट ही वाज अ शेयर क्रॉपर। विच इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू इज वो पॉलिटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं थे। क्या राजकुमार शुक्ला पुअर थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे या इलिटरेट थे? अब दो चीजें दी गई हैं, ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर, गरीब तो वो थे, और इलिटरेट भी थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो भाई ये तो दोनों बिल्कुल सही हैं। एक जो गलत लग रहा है वो क्या है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे या नहीं थे, ये चैप्टर में कहीं भी स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं करा गया है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही वाज नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द चैप्टर। नाउ नेक्स्ट इज अ गुड क्वेश्चन, Why is राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनको बहुत डिटरमाइंड, बहुत अड़ियल किस्म का बताया गया है, बहुत ओबीडियंट बताया गया है। उसका रीजन क्या है बेटा? बिकॉज ही हैड कम ऑल द वे फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज टू लखनऊ टू स्पीक टू गांधी जी। कैन यू बिलीव समबडी इज वॉकिंग एंड यू नो इतना मेहनत करके वो वहां पर आया है, और जब गांधी जी ने बोला कि मुझे टाइम लगेगा, मैं अभी फ्री नहीं हूं, तो शुक्ला अकम्पनीड, वो गांधी जी के पीछे पीछे हर जगह गए, एंड इवन शुक्ला फॉलोड गांधी जी टू अहमदाबाद आश्रम ऑल्सो। जो आश्रम था उनका नियर अहमदाबाद, वहां भी वो उनके साथ रहा। और उसके बाद जब गांधी जी ने बोला अब एक काम करना, तो मुझे कलकत्ता से चंपारण ले जाना, मुझे अभी कुछ टाइम लगेगा, सो प्लीज कम एंड मीट मी इन कैलकाटा। फॉर फ्यू वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड टिल गांधी जी आस्क्ड हिम टू मीट एट कैलकाटा। तो फाइनली गांधी जी ने भी सोचा कि इतना अड़ियल आदमी है, इतना रेजोल्यूट है, इसको मैं बुला ही लेता हूँ कलकत्ता, क्योंकि वरना ये मेरा साथ छोड़ने वाला ही नहीं है। एंड व्हेन इवन ही रीच कैलकाटा, व्हेन गांधी जी वाज बिजी, ही स्टेड देयर फॉर मंथ्स विदाउट मूविंग हेयर एंड देयर। और उसने कहा कि भाई मैं गांधी जी को साथ में चंपारण लेकर ही जाऊंगा। Why do you think these servants thought Gandhi to be another peasant? जो लॉयर के घर पे ये लोग गए थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए थे, तो उन्होंने सोचा गांधी जी भी एक पीजेंट ही हैं, ही इज ऑल्सो अ फार्मर ओनली। तो शुक्ला लेड गांधी, शुक्ला जो किसान थे एक्चुअली, वो गांधी जी को कहाँ ले गए? राजेंद्र प्रसाद के घर पे, who was a very like big lawyer, famous lawyer. Servants जो हैं वो जानते थे कि भाई ये जो शुक्ला है ये एक एक पुअर फार्मर है, they know that. And Gandhi ji was also a very simple man. He was a simple clad in a simple धोती, तो भी सिंपल पर्सन थे, खादी के कपड़े पहनते थे, और क्योंकि वो एक पीजेंट, एक किसान के साथ आए थे, ठीक है, तो सर्वेंट्स थॉट दैट इवन गांधी जी वाज अनदर पीजेंट, गांधी जी भी दूसरे ही
एक किसान है जो कि एक किसान के साथ घूम रहे हैं. They did not know who Gandhi ji was because he was with the peasant, the farmer. Now list the places, उन जगहों के नाम बताइए. List the places Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. सबसे पहले बेटा गांधी जी और शुक्ला कहाँ मिले थे? They met at Lucknow. They met at Lucknow जहाँ पे एनुअल कन्वेंशन मीटिंग हो रही थी. एनुअल कन्वेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. देन ही वेंट टू कानपुर. अब कानपुर से आप कंफ्यूज मत होना, पहले इसका नाम और स्पेलिंग ये थी. नाउ वी ऑल कॉल इट कानपुर. उसके बाद गांधी जी कानपुर गए, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया गए. देन ही रिटर्न टू हिज आश्रम दैट वाज नियर अहमदाबाद एंड लेटर ही वेंट टू कैलकाटा, पटना, मुजफ्फरपुर वो गए थे चंपारण के मैटर की इंफॉर्मेशन निकालने. तो ये सारी जगह गांधी जी ने कवर की थी बिफोर ही वेंट टू चंपारण. ठीक है. Now, what did the peasants pay the British landlords as rent? Very good question. What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? Very good question. मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ, उसको अच्छे से पढ़ना है. तो पीजेंट्स बेटा क्या करते थे, जो भी इंडिगो उगाते थे, 15% ऑफ द लैंड में क्या उगाते थे? इंडिगो उगाते थे. 15% ऑफ द लैंड में क्या उगाई जाती थी? इंडिगो. और उस इंडिगो को एज रेंट ब्रिटिशर्स को सौंपते थे. अब जर्मनी ने क्या कर लिया था? एक सिंथेटिक, एक फेक केमिकल पे बनने वाला इंडिगो उगाना स्टार्ट कर दिया था. उसमें ज़मीन पे उगाने की उसको ज़रूरत ही नहीं थी. सो अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स दे वांटेड more money as compensation for being released from the 15% arrangement. ब्रिटिश इतने खराब थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने बोला कि भाई सिंथेटिक इंडिगो आ गया है, आप चाहते हो कि आप इंडिगो ना उगाओ, अपनी ज़मीन पे 15% हिस्से में भी इंडिगो नहीं उगाना चाहते हो, तो आप हमें ज़्यादा रेंट, ज़्यादा मुआवजा, ज़्यादा कॉम्पनसेशन देना स्टार्ट कर दो, and that would be all right for us. So then the prices of natural indigo would go down due to the synthetic indigo. अब सिंथेटिक इंडिगो इतनी ज़्यादा आने लग गई मार्केट में, फास्ट बनने लग गई, तो ऑफ कोर्स नेचुरल इंडिगो के प्राइजेस भी कम होने लग गए थे. तो ब्रिटिशर्स ने बोला अगर आप चाहते हो कि आप ना उगाओ तो स्टार्ट गिविंग अस मोर मनी, स्टार्ट गिविंग अस मोर कॉम्पनसेशन. पहले 15% जो इंडिगो उगाते थे वो अपने लैंड पे, वो ब्रिटिशर्स को एज रेंट देने होती थी. तो इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ये हुआ था कि नेशनल इंडिगो जो फार्मर्स उगाते थे उसकी प्राइस अब बहुत कम होना स्टार्ट हो गई थी. द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग. Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of सत्याग्रह and non-violence? तो बेटा गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है दैट इज इंटरमिंगल, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिली हुई है, और डे टू डे की प्रैक्टिकल चीज़ें या प्रॉब्लम्स भी वो लोगों की, करोड़ों लोगों की समझते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ही अपोज्ड अनजस्ट लॉज. तो जो अनजस्टिस वाले लॉज थे, अनफेयर जो चीज़ें थी जो हमारे लोगों को परेशान करती थी, उसके खिलाफ वो अपोज करते थे, आवाज़ उठाते थे. ही वॉज इवन रेडी फॉर अ कोर्ट अरेस्ट, कि अगर मुझे कोर्ट अरेस्ट कर लेता है फॉर ब्रेकिंग सच लॉज, जो तुमने बना रखे हैं उल्टे सीधे हमारे लोगों को परेशान करने के लिए, तो आई एम रेडी टू गो टू जेल ऑल्सो. तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, जो फेमस दांडी मार्च थी दैट वॉज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ दैट इज अनदर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. सो द रेजिस्टेंस, जो वो गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उसको रोकते थे, एंड डिसओबीडियंस वॉज पीसफुल एंड दिस फाइट वॉज नेवर वायलेंट. द फाइट वॉज ऑलवेज अबाउट ट्रूथ एंड जस्टिस. इसीलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं उनके सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के आइडिया से ही, सारी उनकी पॉलिटिक्स, सारे उनके एक्शंस सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट से सारे के सारे एसोसिएटेड थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? मांगा तो गांधी जी ने 50% था, पर उन्होंने क्या बोला? I agree to 25% because गांधी जी said the refund was less important. ज़्यादा important क्या है? That now the fact that landlords had been forced to return the money and in fact part of their prestige, इनका जो घमंड है, arrogance है, वो भी कहीं ना कहीं कम होगी. So he agreed to what? To the settlement of 25% to the farmers. Even that is fine. How did the episode change the plight of the peasants? चंपारण एपिसोड ने कैसे peasants की situation, सिनेरियो, सब
को बदल के रख दिया. Now the peasants were finally saved from spending a lot of time and money on the court cases. गांधी जी ने लॉयर से भी बात करी कि आप अपने ही लोगों को लूट रहे हो, इतना इतना अमाउंट मांग रहे हो. एंड आफ्टर सम टाइम, पहले तो ये लोग कमीशन में भी था जो केस, वो जीत गए, 25% उनको मुआवजा वापस लेना पड़ा. एंड नाउ ब्रिटिश प्लांटर्स दे गेव अप द कंट्रोल ऑन दी एस्टेट्स, बड़ी बड़ी लार्ज ज़मीनें छोड़कर वो जाने लग गए. एंड फाइनली इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी कुछ सालों के बाद, इस मैटर के बाद कंप्लीटली बंद हो गई थी. नाउ व्हाट डू यू थिंक, why do you think गांधी जी considered the चंपारण episode to be a turning point in his life? अच्छा क्वेश्चन है. गांधी जी के लिए चंपारण इवेंट इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट, उनकी जिंदगी में इतना बड़ा क्या बदलाव आया when he came to चंपारण? तो चंपारण एपिसोड बेटा, it began to ease the sufferings of large number of peasants. ease यानी कि जो पीजेंट्स को इतनी समस्या होती है, इतनी परेशानी होती है, थोड़ी बहुत उनकी लाइफ इजी बना दी जाए, इसकी कोशिश के लिए गांधी जी वहाँ पर आए थे. लेकिन उनको बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हज़ारों किसानों का, हज़ारों लोगों का. सो गांधी जी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग. मैंने बहुत बेयर मिनिमम, बहुत मामूली चीज़ करी है, गांधी जी ने ऐसे बोला. एंड ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम. आप एज अ ब्रिटिशर, आप एज एन आउटसाइडर, मुझे तो गांधी जी ने बोला आप मुझे एडवाइस नहीं कर सकते हो, आप मुझ पे हुकूमत नहीं कर सकते हो, मुझे ही नहीं बोल सकते हो मैं आउटसाइडर हूँ. यू कांट टेल मी व्हाट टू डू इन माई कंट्री, दिस इज माई कंट्री, आई विल डू व्हाट आई वांट टू. आप मुझे नहीं बता सकते, यू आर अ ब्रिटिशर, यू आर एन आउटसाइडर. So that's why he considered the चंपारण एपिसोड एज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. कि वो आए किस चीज़ के उस पे थे, बाद में वो और भी ज़्यादा देर के लिए रुक गए, उन्होंने वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स ठीक करी, हाइजीन की प्रॉब्लम्स ठीक करी. अगर वो सिर्फ केस के लिए आए होते तो वो केस लड़कर चले जाते. बट दैट्स वाई इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज ही स्टेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और उन्हें काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सुधारने की कोशिश करी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स. गिव इंस्टेंसेस. इंस्टेंसेस यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स दो जिससे आप ये बता सकते हो गांधी जी ने कैसे लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करा, कैसे उनकी सोच बदली. सो बेटा गांधी जी ने क्या करा, सबसे पहले गांधी जी आस्क्ड व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन. गांधी जी ने बोला कि भाई अगर मुझे जेल हो जाएगी तो तुम क्या करोगे. दे सेड दैट वी हैव कम टू एडवाइस यू. अगर आप जेल चले गए तो उसके बाद हम भी अपने घर चले जाएंगे. देन गांधी जी आस्क्ड देम व्हाट अबाउट द इनजस्टिस दैट वाज हैपनिंग टू द शेयर क्रॉपर. तो मेरा साथ देने आए हो, चले जाओगे तो इन किसानों का क्या होगा इफ यूल गो होम. सो नाउ द लॉयर्स दे डिस्कस्ड एंड डिड द कंसल्टेशन. तो वो कंक्लूजन पे ये आए कि गांधी जी जो कि चंपारण से हैं भी नहीं, दे आर हेल्पिंग, ही इज हेल्पिंग दी farmers. If we will go home, it will be a shameful thing for us to do. So they told Gandhi that wherever you go, we'll follow you and we are ready to follow you into jail also. So this is how he was able to influence the lawyer कि आप मेरे पीछे आ रहे हो और मैं जेल में हूँ तो आप चले जाओगे, तो भाई हमारे किसान भाइयों का क्या होगा. तो इस तरीके से उन्होंने लॉयर्स को समझाया. और ये एग्जाम्पल है जिस तौर पे आप देख सकते हो कि लॉयर्स की सोच जो है बिल्कुल बदल गई थी यहाँ पर आकर. Next is what was the attitude of the average Indian in smaller localities towards the advocates of home rule. ठीक है. तो बेटा जितने भी एवरेज इंडियंस थे जो कि स्मॉलर, छोटी छोटी लोकेलिटीज में रहते थे, दे ऑल वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. ठीक है. तो जितने भी लोग छोटे छोटे एरियाज में, छोटी छोटी लोकेलिटी में, चाहे शहर में ही क्यों ना रहते हो, पर कोई भी हिम्मत नहीं दिखाता था किसी भी एडवोकेट यानी कि किसी भी लॉयर का साथ देने की हिम्मत कोई नहीं करता था. ठीक है. तो नो बडी वॉज एबल टू सपोर्ट द लॉयर्स हु वर वर्किंग और who were the advocates of home rule. तो जो भी एडवोकेट थे, होम रूल एक मूवमेंट था, उसके जितने भी लॉयर्स थे उसको जो भी सपोर्ट करते थे. ठीक है. तो उसको लेकर किसी भी आम इंडियन में हिम्मत नहीं होती थी कि हम वो करें. सो गांधी जी स्टेड एट मुजफ्फरपुर. गांधी जी ने क्या करा, मुजफ्फरपुर में 2 दिन स्टे करा चंपारण जाने से पहले. और कहाँ रुके थे, मैंने बताया था गवर्नमेंट टीचर थे, उनका नाम था बेटा प्रोफेसर मलकानी. तो प्रोफेसर मलकानी के घर ये रुके थे. ही वॉज अ गवर्नमेंट टीचर मुजफ्फरपुर में. सो इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. वो क्या थी बेटा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी. So it was an extraordinary thing. What was an extraordinary thing? Thing in those days for a government professor. Government professor कभी भी इस तरीके से किसी इंसान को अपने घर पे नहीं रुकाएगा, पनाह नहीं देगा. और आप सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हो. सरकार अंग्रेजों की थी, ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ
गांधी जी उनके खिलाफ आवाज उठाने आए थे, ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता था, उनके स्कूल में पढ़ाता था, और फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को अपने घर पे रहने दिया, और कोई भी जो भी होम रूल मूवमेंट पे या गांधी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाते थे, किसी भी भारतीय की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस इंसान को अपने घर पे रुका सके। लेकिन प्रोफेसर मलकानी ने हिम्मत करी और गांधी जी को शेल्टर दिया, पनाह दिया, अपने घर पे 2 दिन रुकने का मौका दिया। एंड प्रोफेसर मलकानी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही हिमसेल्फ वॉज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, उनके पास गवर्नमेंट जॉब थी उस टाइम पे, दैट टू इन ब्रिटिशर्स रूल। सो नेक्स्ट इज हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी फ्रीडम मूवमेंट। आप कैसे कह सकते हो कि आम आदमी भी फ्रीडम मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है? हाउ कैन वी से दैट? लेट्स हैव अ लुक। तो बेटा प्रोफेसर JB कृपलानी को जब गांधी जी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, आप मुझे लेने आ जाना, तो वो उनको रेलवे स्टेशन पे लेने पहुंचे, दैट टू इवन एट मिडनाइट। गांधी जी ने कहा था अपने साथ कुछ बच्चों को लाना, तो वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर गांधी जी को लेने पहुंच गए। शेयर क्रॉपर्स जो थे, किसान जो थे चंपारण से, वो पैदल पैदल मुजफ्फरपुर आ गए गांधी जी से मिलने के लिए कि भाई कौन है जो हमारा साथ दे रहा है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स जो थे वो भी उनसे मिलने आए गांधी जी से। सो अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी व्हेन ही रीच्ड मोतीहारी रेलवे स्टेशन। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम। जब उनको समन भेजा गया तो भी हजारों किसान कोर्ट रूम के बाहर इकट्ठे हो गए कि भाई हम इनको जेल नहीं होने देंगे। सो दिस शोज ये सब ऑर्डिनरी लोग थे, बट विद देयर सपोर्ट, देयर कंट्रीब्यूशन, फाइनली ऑल द पीजेंट्स एंड द फार्मर्स ऑफ द चंपारण वर peasants and the farmers of Champaran were free from that indigo sharecropping. So this is how even ordinary people like us, we ordinary people, common man of India, we have the power to change our country for its betterment. तो similarly उस टाइम पे हमारे पास आज़ादी नहीं थी, तो अगर आज़ादी चाहिए तो सब ऑर्डिनरी लोगों ने मिलकर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा, और ऑर्डिनरी लोगों की वजह से ही आज हम जैसे ऑर्डिनरी लोग यहाँ हैं कि हमारा देश आज़ाद हो पाया। सो बच्चों, ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारा हमने डिटेल में पढ़ा है, एक एक इवेंट, एक एक चीज़, सारे NCERT क्वेश्चंस करे हैं। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन, एंड दैट्स ऑल। बाय बाय, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप दिस लेक्चर वाज क्लियर। बाय बाय, जय हिंद।